अपार सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बना है? बताइएगा। AI जनरेटेड, प्यारे साथियों, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री टू क्रिमिनलाइज AI जनरेटेड चाइल्ड एब्यूज कंटेंट? ये क्वेश्चन भी आप लोगों का जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बता देंगे किसने किया है। ठीक है, 10 सेकंड मिलेंगे क्वेश्चन के लिए, क्योंकि 80 क्वेश्चंस टोटल हैं आज की क्लास में। चलो जी, तो आंसर अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ऐसा करने वाला ब्रिटेन, ब्रिटेन अर्थात यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा, यूके हमारा आंसर बनेगा, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है आप लोगों का? ये आंसर करिएगा। वेटलैंड डे आप लोगों का जो है कब मनाया जाता है, जल्दी से बता दीजिएगा फटाफट से यहाँ पे। चलिएगा, तो आंसर करिएगा जब हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक ठीक, तो अभी अगर मैं करंट में बात करूं तो हमारा जो है, अगर हम वेटलैंड के बारे में बात करते हैं तो 2 फरवरी 1971 को ये समझौता हुआ था। ये जो कन्वेंशन हुआ था 1971 में 2 फरवरी को, इसीलिए 2 फरवरी आता है। करंटली रामसर साइट भारत में कितनी हो चुकी है? तो अगर मैं नवंबर के डेटा के हिसाब से बताऊं तो 94 हमारी रामसर साइट हो चुकी है। 94 ही है ना। और अभी जो रिसेंटली हम बात करते हैं नवंबर में, तो बिहार में एक गोगा बिल है, उसको कटिहार जिले में कल या परसों की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया भी था, तो उसको क्या दिया गया है? रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो टोटल अभी 94 आप लोगों की जो है हो चुकी है गोगा बिल को मिला करके। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन कोस्ट गार्ड डे। इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइएगा फटाफट से। इंडियन कोस्ट गार्ड डे आप लोगों का जो है वो कब मनाया जाता है? आंसर करिएगा। ठीक है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे जो है वो 1 फरवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। और अगर कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर पूछेंगे कि भैया कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो परमेश एस है। कौन है भैया? परमेश एस हैं। तो परमेश साहब जो है वो इसके डायरेक्टर जनरल हैं। कभी भी पूछा जाए परमेश एस कह लीजिएगा या परमेश शिव मनी कह लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी है? सेंट्रल जू अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर इन विच स्टेट? तो व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग, इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। जैसे जैसे करंट अफेयर आगे बढ़ता जाएगा इंपोर्टेंट होता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर हम सफेद बाघ प्रजनन केंद्र के बारे में बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश का इंदौर जिला, मध्य प्रदेश का रीवा जिला, मध्य प्रदेश का पन्ना या मध्य प्रदेश का खांडवा। तो यहां पर आंसर क्या आना चाहिए? मध्य प्रदेश का रीवा जिला। देखो मध्य प्रदेश तो ऑप्शन में आप कर ही रहे हो, तो मध्य प्रदेश तो है ही, लेकिन मध्य प्रदेश में कौन सी जगह? तो मध्य प्रदेश का रीवा जिला यहां पर हमारा बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक, इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक आप लोगों का कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय विकास सप्ताह आप लोगों का जो है वो कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय विकास सप्ताह जो है वो आप लोगों का कब मनाया जाता है? आंसर करिएगा। ठीक है ना, तो जल्दी से बताएंगे फटाफट से यहाँ पर। तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक जो है वो 2 से 8 फरवरी, और इसका आयोजन कहां हुआ था? इसका आयोजन हुआ था इस बार कनाडा में। कहां पर हुआ था? कनाडा में। तो कनाडा में इसका आयोजन हुआ था। ये सारी बातें पढ़ते चलिएगा। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय पूछा जा रहा है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय पूछा जा रहा है, बताइएगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसकी शुरुआत भारत ने की थी। जो हमारा प्यारे साथियों चीता है, तो चीते की सभी प्रजातियां इसके अंदर आ जाती है, उसी को बिग कैट बोला जा रहा है। तो आंसर करिएगा फटाफट से यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो हमारा आईबीसीए है और भैया भारत के बीच में एक समझौता हुआ था, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में रखा गया है। कहां पे रखा गया है? नई दिल्ली में प्यारे साथियों रखा गया है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखिएगा। इसमें कितनी प्रजातियां हमने रखी हैं? तो टोटल 7 प्रजातियां होती हैं, तो वो सारी की सारी हमने रखी है, जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, टाइगर, ये सब आप लोगों के आ जाते हैं। मतलब चीता, जगुआर, ये सब इसके अंदर आप लोगों के आ जाते हैं। तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। टाटा स्टील मास्टर्स का खिताब 2025 का किसने जीता था? टाटा स्टील चेस मास्टर का जो खिताब है वो किसने जीता था? बता दीजिएगा। टाटा स्टील जो चेस मास्टर्स है वो खिताब आप लोगों का किसने जीता था? ऑप्शंस को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें सारी चीजों को, इसके बाहर आपको बिल्कुल भी प्यारे साथियों नहीं मिलेगा। तो डी गुकेश है, आर प्रज्ञानंदा है, मैग्नास कार्लसन है, या फिर आपके सैंतन सर्वेक्षण है। ये जो सर्वे है वो किस मंत्रालय की पहल है? अच्छा, क्वेश्चन पूरा दिख रहा है, मैं सामने तो नहीं आ रहा आप लोगों के? ठीक है, तो जल्दी से बताते चलें और अपनी पुरानी चीजों को रिकॉल करते चलें। ठीक है, तो चलिएगा जल्दी से बताएं फटाफट से यहाँ पर। तो ये बेसिकली हमारा जो अंदर आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, राव इंद्रजीत सिंह इसके मंत्री हैं, गुरुग्राम से सांसद हैं। तो वही उसी मंत्रालय के द्वारा ये आपका HCES आप लोगों का आता है। ये सी ऑप्शन नहीं बनेगा, ये गलत है। ठीक है, चलिए। एक्सोइम 4 मिशन के लिए पायलट रूप से किसे नॉमिनेट किया गया था? तो एक्सोइम 4 मिशन था प्यारे साथियों, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले पहले भारतीय भी बने हैं, और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय भी बने हैं। तो बताइएगा किसको चुना गया था एक्सोइम 4 मिशन के लिए?
एक्सोइम फॉर्मेशन के लिए किसको चुना गया था और कहां के रहने वाले हैं, दोनों चीजें आप लोग यहां पे बता दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम एक्सोइम फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे तो शुभांशु शुक्ला फ्रॉम लखनऊ, शुभांशु शुक्ला फ्रॉम लखनऊ। ठीक है, और मैं स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर भी कराऊंगा आप लोगों को, जैसे एलटी का पेपर है यूपी का, तो यूपी स्पेशल करंट अफेयर आपको कराऊंगा, 2-3 दिन चलेगा, 2-3 दिन में काफी कुछ कर लेंगे हम उसको। तो पहले मंथ वाइज मैं आप लोगों को यहां करवा रहा हूं। ठीक है, चलिएगा। कौन सा देश प्यारे साथियों ऑन्कोसेरियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है? तो फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू एलिमिनेट प्यारे साथियों ऑन्कोसेरियासिस, बताइएगा। तो इसको खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश आप लोगों का जो है वो कौन सा बना है, कौन सी कंट्री है हमारी, और ये होता क्या है ये भी बता देना फटाफट से, क्योंकि जब पता ही नहीं होगा ये होगा क्या तो आंसर कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो ये ऑन्कोसेरियासिस आप लोगों का जो है क्या है एक तरीके का, अगर आपसे पूछा जाए तो नहीं पता कोई बात नहीं, गलत हो रहा है हो जाने दीजिएगा। तो बेसिकली ये रिवर ब्लाइंडनेस इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, रिवर ब्लाइंडनेस आप लोगों का जो है कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। एक काली मक्खी होती है जिसके द्वारा ये फैलता है, और इसको खत्म करने में नाइजीर हमारा जो है सबसे पहले आएगा। नाइजीरिया मत लगाना पेपर में, मैं बता रहा हूं नाइजर लगाना है, क्या लगाना है, नाइजर लगाना है, ये चीज आपको ध्यान में देखिएगा। आप अभी भी नाइजीरिया लगा रहे हो, नाइजीरिया नहीं लगाना, नाइजर लगाना है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं मायावी स्टडी स्पॉटेड बिल्ली को हाल ही में किस राज्य में देखा गया, तो जो रस्टी स्पॉटेड कैट है हमारी, इसको कहां पर आप लोगों का देखा गया था, आंसर कर दीजिएगा। तो ये जो हमारी मायावी या फिर हमारी जो है रस्टी स्पॉटेड कैट है, इसको भी हाल फिलहाल में आप लोगों का कहां देखा गया था, किस जगह देखी गई थी, बात कब की हो रही है, फरवरी 2025 की हो रही है। तो इसको कहां पे अगर मैं बात करूंगा तो आप लोगों ने अगर हम देखा है ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो आप लोगों की मायावी रस्टी स्पॉटेड बिल्ली है, तो इसको पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में, देखो करंट अफेयर कितने दिन का आएगा कैसे आएगा उसको छोड़ दो, जो इस क्लास में पढ़ाया जा रहा है बस वो पढ़ते चले जाओ। ठीक है ना, तो वो ध्यान में रखिएगा आप लोगों को, मैं कई बार बता चुका हूं कि पूरे साल का आएगा। तो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में, अगर जिले का नाम पूछा जाएगा तो पुरुलिया जिला लगाएंगे, कौन सा, पुरुलिया जिला लगाएंगे, पश्चिम बंगाल का आंसर यहाँ पे पश्चिम बंगाल बनेगा। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा देश करा है, बताइएगा फटाफट से। तो 9th नंबर के जो हमारे एशियन विंटर गेम्स है उनको होस्ट प्यारे साथियों किसने किया है, अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, इवन मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, जल्दी से बताएं फटाफट से यहां पर। चलिएगा, तो 9th नंबर के जो हमारे एशियन गेम्स हैं उनका आयोजन आप लोगों का कहां पे किया गया था। तो वैसे अगर कंट्री का नाम पूछेंगे तो चाइना हमारा आ जाएगा, और अगर आपसे ये पूछेंगे शहर का नाम तो शहर का नाम था हार्बिन, क्या था, हार्बिन। तो हार्बिन नामक जो कंट्री मतलब हार्बिन नामक जो सिटी है वहां पर हुआ था। तो कई बार आपसे वो सिटी भी पूछ सकते हैं, तो ये चीज आप लोगों को जो है ध्यान में रखिएगा। 7 फरवरी से लगभग 14 फरवरी तक ये चला था। पॉइंट नीमो किस महासागर में स्थित है, पॉइंट नीमो जो है वो किस महासागर में आप लोगों का स्थित है, अगर पूछा जाए तो पॉइंट नीमो के बारे में एक बार बता दीजिएगा कि पॉइंट नीमो जो है वो कौन से महासागर में आप लोगों का स्थित है, अगर पूछा जाए तो पॉइंट नीमो के बारे में बात हो रही है। ठीक है, चलिएगा जल्दी से बताएंगे फटाफट से यहाँ पे पॉइंट नीमो आप लोगों का कहां पर है, तो अटलांटिक में है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली ये हमारा जो है पैसिफिक ओशियन में है, और पैसिफिक ओशियन के कौन से पार्ट में है, तो साउथ में है। तो आप इसको कह सकते हैं दक्षिण प्रशांत महासागर या साउथ पैसिफिक ओशियन। तो कौन से पॉइंट पर है, साउथ में है। तो ये भी बात आपको यहाँ पे क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है साथ के साथ। चलिएगा, भारतीय भाषा पुस्तक योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये भी बता दीजिएगा फटाफट से कि क्या आंसर का बनेगा आप लोगों का, कि भारतीय भाषा पुस्तक योजना का प्राथमिक उद्देश्य आप लोगों का क्या है। ठीक है, चलिए कमेंट लगातार मैं देख रहा हूं बीच बीच में आप लोगों के, लाइक आप लोग करते नहीं हो। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे फटाफट से यहाँ पे। हिंदी भाषा को सीखने को बढ़ावा देना, नहीं जरूरी नहीं है। ठीक है, शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ाने पे प्रोत्साहित करना, बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही बात है। जो भारतीय भाषाएं हैं, जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं जिनको हम 22 भाषाओं के तौर पर जानते हैं, तो उसमें क्या करना, डिजिटल पाठ्य पुस्तक और अध्ययन सामग्री जो है वो उपलब्ध कराना। तो डेट इज सी ऑप्शन यहाँ पे बनेगा। दीपोर बिल लेक किस राज्य में है, जो दीपोर बिल झील है हमारी वो किस राज्य में है, बता दीजिएगा फटाफट से यहाँ पे। ठीक है ना, दीपोर बिल लेक जो है वो कहां पर है आप लोगों की, तो दीपोर बिल लेक आप लोगों की एक रामसर साइट भी है, और ये हमारी कहां पड़ती है, असम में पड़ती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा, बार्ट डी वेबर को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया था, बार्ट डी वेबर कहां के प्रधानमंत्री इलेक्ट हुए हैं, बार्ट डी वेबर जो है वो कहां के प्रधानमंत्री इलेक्ट हुए हैं, जल्दी से बता देंगे फटाफट से। तो बार्ट डी वेबर कहां के प्रधानमंत्री जो है वो इलेक्ट हुए हैं, आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हुए हैं बेल्जियम के, कहां के हुए हैं, बेल्जियम के। तो बेल्जियम के प्रधानमंत्री कौन है, बार्ट डी वेबर है, पेपर में पूछे जा सकते हैं, आप इसको गलत मत लगा देना। ठीक है, चलिएगा, भारत में पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां पे स्थापित होगी, भारत में पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां पे स्थापित होगी, तो फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी के बारे में अगर पूछा जाए तो पहली एआई यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है या गुजरात है, आंसर कर दो।
तो पहली हमारी एआई यूनिवर्सिटी अगर पूछी जाएगी तो वो आप लोग कहां बनाएंगे? पनवेल में। पनवेल कहां है? आप लोगों का महाराष्ट्र में है। चलिएगा, गुजरात के कच्छ जिले में किस गांव को जैव विविधता धरोहर घोषित किया गया है? गुजरात के कच्छ जिले के किस गांव को जैव विविधता धरोहर घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो पहले इसको। तो जैव विविधता धरोहर अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा गांव है हमारा गुजरात का, आंसर करिएगा, क्या आंसर बनेगा इसका और बताते चलिएगा, ठीक है। यही सब करंट अफेयर आप लोगों को जो है वो पेपर में पूछा जाने वाला है। तो ये हमारा आ जाएगा प्यारे साथियों, कौन सा? गुनेरी विलेज। कहां पर है? बड़ोदरा में। तो बड़ोदरा का गुनेरी विलेज आप लोगों का यहां पर आ जाता है। किस संगठन ने नाइजीर, माली, बुर्किना फासो ने औपचारिक रूप से अलग होने का निर्णय ले लिया है? तो इन्होंने प्यारे साथियों अगर पूछेंगे तो कहां से, कौन से ग्रुप से ये एक संगठन, मतलब कौन से संगठन से नाइजर, माली, बुर्किना फासो ये आप लोगों के अलग हो रहे हैं? बताइएगा कहां से अलग हो रहे हैं? मतलब फरवरी में अलग हो गए थे, अगर हम फरवरी की बात करें, क्योंकि ये करंट अफेयर आप लोगों का जो है फरवरी है, अगर हम बात करेंगे इसका तो आंसर कर दीजिएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन नहीं आएगा, नाटो नहीं आएगा, एससीओ नहीं आएगा, इकोवॉस हमारा प्यारे साथियों आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इकोवॉस। अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि आप में से कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इकोवॉस की फुल फॉर्म पता है या इकोवॉस के बारे में पता है। तो आंसर कर दीजिएगा फटाफट से यहां पर कि किस किस को इकोवॉस के बारे में पता है, ठीक है। चलिएगा, तो यहां पर सिंपल सी है, इसकी फुल फॉर्म भी पेपर में आ सकती है और पेपर में आ सकती है। तो क्या करोगे? ई का मतलब क्या है? इकोनॉमिक। ई का मतलब क्या है? इकोनॉमिक। सी का मतलब क्या है? कम्युनिटी। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ, अगर हम बात करेंगे तो वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स हमारे, ठीक है ना। तो वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स अगर आपसे पूछा जाए तो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन आप लोगों के जो है स्टेट्स हैं। ये कब बनी थी? तो ये बनी थी आपकी 1975 में बनी थी। कब बनी थी? 1975 में बनी थी। तो ये बात आपको जो है ध्यान में रख लेना है, ठीक है। चलिएगा, भारतीय सेना ने आईआईटी गुवाहाटी के साथ किस प्रकार के बंकर बनाने का समझौता किया है? आईआईटी गुवाहाटी के साथ भारतीय सेना का समझौता है। किस प्रकार के बंकर बनाने की बात हुई है? कैसे बंकर यहाँ पे बनाने की बात हुई है? तो ये बंकर बनाने की बात हुई है प्यारे साथियों, बांस के बंकर बनाने की बात हुई है। और ये हमारा जो है 18 सितंबर को बांस डे भी आता है, बैम्बो डे भी आता है। तो आईआईटी गुवाहाटी, इंडियन आर्मी, समझौता बांस के बंकर बनाने के लिए। अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए टैरिफ के जवाब में चीन ने कितनी वस्तुओं पर टैरिफ शुल्क लगाया? बताइएगा। तो टैरिफ काफी खेला जा रहा था फरवरी के महीने में, अगर देखा जाए तो किन किन वस्तुओं पर प्यारे साथियों वापस अगर हम बात करेंगे रेसिप्रोकल टैरिफ आप लोगों का जो है लगाया? तो चीन ने किन किन वस्तुओं पर आप लोगों का जो है वो वापस टैरिफ लगाया था? ध्यान में रखिएगा। तो गैस पर, कोयला, एलएनजी पर, खाद्य वस्तु पर, दवाइयों पर। हालांकि आज की तारीख में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजों पे टैरिफ आप लोगों का जो है बढ़ चुका है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम तब की बात करें तो कोयला और एलएनजी आप लोगों का यहां पर बन जाएगा, ठीक है। गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसौदे के लिए कितने सदस्य समिति का गठन किया है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल नंबर 44 है। जैसे उत्तराखंड सरकार ने इसको लागू कर दिया है तो वैसे ही गुजरात सरकार भी चाह रही है। तो गुजरात सरकार ने क्या काम किया है? एक कमेटी बनाई है, एक समिति बनाई है। इलेक्शन जब आएगा उसके आसपास इसको लागू कर देंगे, उसके आसपास इसको इंप्लीमेंट कर देंगे। तो मुझे बता दीजिएगा कि वो कितने सदस्य समिति है अगर बात करेंगे तो। सबसे पहले यह भी पूछा जा सकता है कि समिति की अध्यक्ष कौन है? तो समिति की अध्यक्ष है रंजना देसाई। कौन है? रंजना देसाई इसकी अध्यक्ष हैं। और 5 सदस्य मेंबर, 7 नहीं आएंगे, 5 आएंगे, ठीक है। 7 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, भूपेंद्र पटेल जी ने किया था। मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित होने वाला केंद्र किस प्रजाति से संबंधित है? द सेंटर बीइंग सेटअप इन रेवा मध्य प्रदेश इज रिलेटेड टू विच स्पीसीज? प्यारे साथियों बताइएगा। तो अभी भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताया था कि लिपर्ड है, टाइगर है, एलिफेंट है, व्हाइट टाइगर है। तो व्हाइट टाइगर आप लोगों का जो है, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर तो आप लोगों का जो केंद्र स्थापित हो रहा है तो वो कहां पर? रीवा में हो रहा है। आगे बढ़ जाइएगा। किस संस्थान ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन आप लोगों की जो है लॉन्च की है? मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो जो रॉकेट हमारे लॉन्चर होते हैं, जो रॉकेट हमारे छोड़े जाते हैं, ठीक है ना, तो रॉकेट कंपोनेंट जो हमारे होते हैं तो उनकी प्रिंटिंग के लिए एक 3D प्रिंटिंग मॉड्यूल आप लोगों का लॉन्च किया है। और वो 3D प्रिंटिंग मॉड्यूल आप लोगों का जो है किसने लॉन्च किया है अगर पूछा जाएगा तो जल्दी बताइएगा फटाफट से। आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी गुवाहाटी ने, आईआईटी कानपुर ने या फिर आईआईटी हैदराबाद ने? तो बेसिकली अगर हम इसमें बात करें तो देखो डीआरडीओ ने, और डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर के किया है? कौन सा आईआईटी है? तो आईआईटी हैदराबाद है। तो डीआरडीओ ने आईआईटी हैदराबाद के साथ में ये आप लोगों का मिलकर प्यारे साथियों किया है। ध्यान में रखेंगे, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो डीआरडीओ प्लस आईआईटी हैदराबाद। ओके, चलिएगा। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? फर्स्ट रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस कह लो, डायलॉग कह लो, ये कहां पर हुआ था? और इसमें हमारे मतलब हमारी तरफ से कौन गए थे? तो जयशंकर प्रसाद हमारी तरफ से गए थे। और ये कहां पर हुआ था? अबू धाबी में, रियाद में, नई दिल्ली में या फिर आप लोगों का जो है बेरूत में? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइएगा क्योंकि मैंने अभी 2-3 दिन पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन पढ़ाया था।
आंसर करिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। कौन गए थे? एस जयशंकर आप लोगों के गए थे, ये भी बात आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। बिल्कुल, तो यूएई में हुआ है और यूएई में मतलब यहाँ पर आ जाएगा अबू धाबी, अबू धाबी, अबू धाबी। ठीक है, चलिए, किस राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल नंबर 44 प्यारे साथियों, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो कौन से राज्य ने इसको लागू किया है, कौन सा राज्य है इसको? पहला राज्य देखो, गोवा में पहले से लागू है, तो इसलिए आजादी के बाद हम बोलते हैं पहला राज्य जो है वो उत्तराखंड ही है जिसने इसको लागू किया है। कब लागू किया था? 28 जनवरी 2025 को लागू किया था। चलिए, बजट जो हमारा आया था 1 फरवरी को, उसकी थीम हमारी क्या है? तो बजट की थीम आपसे पूछी जा रही है, तो क्या बजट की थीम है हमारी, बताइएगा जल्दी से भाई। बजट की थीम एक बार बता दो फटाफट। तो समृद्ध भारत है, सबका विकास है, हर हाथ में पैसा है, या डिजिटल भारत है? तो सबका विकास इस बात की हमारी बजट की थीम है। निर्मला सीतारमण जी ने बजट अपना पेश किया था। सरकार ने बजट घाटे का लक्ष्य कितना रखा है? तो बजट घाटे का लक्ष्य क्या होता है? बजट डेफिसिट क्या होता है कि हमने जो इस बार बजट लॉन्च किया है तो उस बजट में हमें कितना जो है वो घाटा, मतलब कितना पैसा जेब से लगाना होगा। देखो क्या होता है बजट में, कुछ पैसा आया और कितना पैसा गया। तो जितना पैसा आता है उससे ज्यादा पैसा चला जाता है, ठीक है ना। जितना पैसा आता है उससे ज्यादा चला जाता है, तो ये जो डिफरेंस होगा आप लोगों का, तो अगर ज्यादा जाएगा तो घाटा होगा। तो वही पूछ रहे हैं कि घाटे का टारगेट हमने क्या रखा है, तो हम उस घाटे के टारगेट को लगातार कम कर रहे हैं। पिछली बार हमारा जो टारगेट था ना वो 4.9% था। पिछली बार हमारा जो बजट घाटे का परसेंटेज था वो 4.9% था, और इस बार हमारा जो घाटे का परसेंटेज है वो 4.4% है। कितना है? 4.4% है। ये बात ध्यान में रखनी है। भारत ने महिला अंडर 19 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका को कितने विकेट से हराया है, ये मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। और मैं ये पता एक बात बताऊं, बहुत सारे बच्चे फरवरी के करंट अफेयर को सीरियसली नहीं ले रहे। एक सवाल आएगा फिर देखते रहेंगे जी हमने तो पढ़ा नहीं था। और मैं अगर यहाँ पे कुछ आपको मंथली करंट अफेयर करवा रहा हूं तो आपके फायदे के लिए करवा रहा हूं, ठीक है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। तो इस बार अंडर 19 जो वर्ल्ड कप है हमारा, वो किसने जीता था? भारत ने जीता था। उसमें भी भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था और यहाँ पर 9 विकेट से हराया था, ठीक है ना। और अभी हमारा जो वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ है उसमें भी भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिएगा, कनाडा ने अमेरिकी उत्पादों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया था? कनाडा ने, तो कनाडा ने जो है अमेरिकी उत्पादों पर 25% टैरिफ आप लोगों का जो है लगाया था। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा क्या हो गई है? बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा आप लोगों की क्या हो गई है, बता दीजिएगा, ठीक है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा क्या हो गई है? बीमा क्षेत्र में एफडीआई की लिमिट तो ये हो गई है 74 to 100%, ठीक है। ये हमारी लिमिट हो गई है। विश्व कैंसर दिवस आप लोगों की जो है इसकी थीम क्या है? तो वर्ल्ड कैंसर डे आप लोगों की जो है थीम क्या है अगर पूछा जाए तो? कैंसर दिवस की थीम 3 सालों के लिए आ चुकी है। 4 फरवरी को कैंसर डे था। इस बार की जो थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक है। क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक इस बार की हमारी जो है वो थीम आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं न्यूजीलैंड में माउंट तारानाकी को क्या दर्जा मिला है, तो जो माउंट तारानाकी है न्यूजीलैंड का उसको क्या दर्जा मिला है बताइएगा। जैसे उत्तराखंड ने क्या दे रखा है? हाथियों को भी प्यारे साथियों, या फिर गंगा को भी क्या दे रखा है? लिविंग बीइंग का जो है एक तरीके से स्टेटस दे रखा है। तो वैसे ही माउंट तारानाकी को भी क्या किया हुआ है? कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा दिया हुआ है। किसका दर्जा दिया हुआ है? कानूनी व्यक्तित्व का आप लोगों का जो है यहाँ पे दर्जा दिया गया है माउंट तारानाकी को। ये चीज आप लोगों को यहाँ पे क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो ये चीज इंपोर्टेंट नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िएगा फटाफट से। अंतरराष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल ये कौन से राज्य में आयोजित किया जाता है, इसके बारे में अगर पूछा जाएगा तो क्या कहना है आप लोगों का यहाँ पर, एक बार जो है बता दीजिएगा फटाफट से, जल्दी से जल्दी, जितना भी हो सकता है उतना जल्दी बताइएगा फटाफट से। तो बेसिकली अगर आपसे पूछेंगे तो उड़ीसा में किया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा पूछ सकते हैं कि वो समुद्र तट का नाम भी पूछ सकते हैं। तो समुद्र तट का नाम आप लोगों का जो है वो है चंद्रभागा। तो चंद्रभागा समुद्र तट पर ये बेसिकली आप लोगों का जो है वो आयोजित किया जाता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये चीज हमारे लिए क्या बन जाता है, जरूरी बन जाता है। आगे बढ़ेंगे। किस देश की सरकार ने माउंट एवरेस्ट सहित कई अन्य पर्वत चोटियों पर अकेले चढ़ने पर रोक लगा दी है? अब माउंट एवरेस्ट पर आप अकेले नहीं चढ़ सकते, आपको किसी को साथ लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अकेले चढ़ने पर क्या लगा दी है? रोक लगा दी है। ऐसा कौन करेगा भाई? माउंट एवरेस्ट किसके कब्जे में है? अगर पूछा जाए तो ऐसा जो करेगा वो कौन करेगा? नेपाल कर सकता है। तो नेपाल के उसमें सबसे ज्यादा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले कौन है? तो आप लोगों के कामीरेटा सबसे ज्यादा माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हैं। या अगर मैं बात करूंगा इस्माइली मुसलमानों के धार्मिक नेता आगा खान का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो बताइएगा भैया कहां पर हुआ था इनका निधन? इनका निधन जो हुआ था वो किस जगह पर हुआ था अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इस्माइली मुसलमानों के जो धार्मिक नेता थे आगा खान, इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है मरणोपरांत, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बताइएगा इनका जो है कहां पर हुआ था? तो इनका निधन जो हुआ था वो लिस्बन में हुआ था। कहां पे हुआ था? लिस्बन में हुआ था। और लिस्बन किसकी कैपिटल है? तो लिस्बन जो है वो पुर्तगाल की कैपिटल है।
किस देश के प्रशासन ने हाल ही में अवैध प्रवासियों पर एक्शन के तहत पहले चरण में 104 भारतीयों को डिपोर्ट करके वापस भेजा? तो 104 भारतीय वापस आए थे जिनके हाथों में भी जंजीर थी, पैरों में भी जंजीर थी, और ले रहे थे किसका नाम? पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप बताइएगा फटाफट से यहाँ पे, ठीक है। तो कहां से आए थे वो? तो वो आए थे अमेरिका से, ठीक है ना। किसका नाम लेकर के? पेट्रोल पंप का नाम लेकर के, डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर के। केंद्र सरकार ने, किस मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को चेतावनी दे दी है कि अगर चैट जीपीटी और डीप सीक का इस्तेमाल किया तो तुम्हारी सरकारी नौकरी चली जाएगी? तो बताइएगा कौन से मंत्रालय ने यह कहा है कि चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे अन्य एआई जो है उनका इस्तेमाल तुम नहीं कर सकते? तो ताई ने कहा कि अगर तुमने इनका इस्तेमाल किया तो ताई पुलिस बुला लेगी, मतलब वित्त मंत्रालय, और वित्त मंत्री है हमारी कौन? निर्मला सीतारमण। चलिएगा, हाल ही में भारत दौरे पर आए ओपन एआई के सीईओ का नाम बताइएगा। ओपन एआई के सीईओ कौन है हमारे, जो भारतीय दौरे पर आए थे, ठीक है ना। तो भारतीय दौरे पर जो आए थे, जब हम यहाँ पे बात करेंगे ध्यान से समझ लीजिएगा, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा सैम ऑल्टमैन। क्या बनेगा? सैम ऑल्टमैन बनेगा, ध्यान में रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सुरक्षित इंटरनेट दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सुरक्षित इंटरनेट दिवस आप लोगों का जो है वो कब मनाया जाता है, बता दीजिएगा फटाफट से। सुरक्षित इंटरनेट दिवस, सेफर इंटरनेट डे आप लोगों का जो है वो कब मनाया जाता है, ध्यान में रखेंगे, फटाफट से बताइएगा। जल्दी से बताएं फटाफट से यहाँ पे, तो आंसर करेंगे। देखो क्या होता है कि फरवरी के महीने में होता है, और फरवरी के महीने में जब भी आप लोगों का सेकंड ट्यूसडे आ जाए, तो सेकंड ट्यूसडे इस बार शायद 11 फरवरी को था, तारीख आप लोग चेक कर लेना। तो 11 फरवरी सेकंड ट्यूसडे ऑफ फरवरी इंटरनेट सेफर इंटरनेट दिवस आपका मनाया जाता है। आगा खान चतुर्थ किस समुदाय के आध्यात्मिक गुरु थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? आगा खान फोर्थ जो है वो किसके थे प्यारे साथियों, अगर पूछा जाए तो? जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। तो आंसर करिएगा, जल्दी से बताएं फटाफट से यहाँ पर क्या आंसर आप लोगों का यहाँ बनेगा। अभी अभी तो जस्ट मैंने आप लोगों को बनाया है, बताया है, तो ये चीज आप लोगों को जो है ध्यान में रखिएगा। एक बच्चा कह रहा है कमेंट में, सर शुभांशु शुक्ला कानपुर। कानपुर मत लगाना, लखनऊ लगाना है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इस्माइली मुसलमान यहां पर आंसर बन जाएगा आप लोगों का। हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है? तो नक्सल मुक्त घोषित किया है कौन सा राज्य, बताइएगा। अगर मैं बात करूंगा तो नक्सलाइट फ्री आप लोगों का जो है डिक्लेयर कर दिया है, नक्सल फ्री डिक्लेयर कर दिया है। कौन से राज्य को किया गया है अभी हाल फिलहाल में? कौन सा राज्य हमारा जिसको नक्सल फ्री बोला गया है? आंसर करते रहिएगा और बताते चलिएगा। ये करंट अफेयर है जनाब, इसको डेली करना पड़ेगा और डेली पढ़ना भी पड़ेगा, तभी आपको डेली पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो अभी हमारी जो बात आई थी वो कर्नाटक से आई थी, तो कर्नाटक को थोड़े दिन पहले फ्री कर दिया गया है। इबोला वैक्सीन के लिए दुनिया में पहला क्लिनिकल परीक्षण किस देश ने शुरू किया? इबोला वैक्सीन के लिए बताओगे मुझे? तो इबोला वैक्सीन का पहला क्लिनिकल टेस्टिंग आप लोगों का जो है वो किसने शुरू किया है? कौन सी कंट्री है वो वही कंट्री है जहां पर अक्सर आपको भेजने की बात बोली जाती है, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो कहां भेज दिए जाओगे? युगांडा भेज दिए जाओगे। कहां भेज दिए जाओगे? युगांडा प्यारे साथियों। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो इबोला वैक्सीन के लिए दुनिया का पहला क्लिनिकल टेस्टिंग जो है वो युगांडा, और युगांडा की कैपिटल क्या है? कंपाला है। ये चीज आपको जो है ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा तसेगो गेलई मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली कौन सी अश्वेत महिला बन गई है? तो इस बार जो मिसेज वर्ल्ड है, देखो ध्यान से समझिएगा, मिस वर्ल्ड नहीं है। मिस वर्ल्ड कंपटीशन हैदराबाद में हुआ था। मिस वर्ल्ड जो है वो ओपल सुचेता है, लेकिन ये मिसेज वर्ल्ड है। तो मिसेज वर्ल्ड आप लोगों का जो है वो किसने जीता है? तसेगो गेलई ने जीता है। ये अश्वेत महिला है हमारी, तो बताइएगा ये कौन से नंबर की अश्वेत महिला है, कौन से नंबर की ये ब्लैक वुमेन है इस खिताब को जीतने वाली? अगर आप लोगों का क्या कहना है, कौन से नंबर की हैं? तो दोनों को ध्यान में रखना है, मिसेज वर्ल्ड और मिस वर्ल्ड दोनों अलग हैं, ये चीज आप लोगों को जो है ध्यान में रखनी है, नोट कर लीजिएगा। तो ऐसा करने वाली अगर हम यहां पे बात करेंगे तो ये कौन सी महिला है ध्यान में रखिएगा, जल्दी से बताइएगा। देखो जब हम यहां पे बात करेंगे, अगर ये पूछा जाए कि कौन सी महिला है तो दूसरी लगाएंगे। अब चूंकि ये साउथ अफ्रीका की रहने वाली है, तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि साउथ अफ्रीका की कौन सी है, तो साउथ अफ्रीका की पहली है। साउथ अफ्रीका की पहली है, और पूरे विश्व में अगर पूछे जाएंगे तो दूसरी है। ये चीज आपको जो है ध्यान में रखिएगा। ये समझ में आ गई? अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला का नाम बताओ, पूछा जा सकता है। तो 2016 में जीती थी, 2016 में जीती थी कैंडिस अब्राहम्स उनका नाम था। क्या नाम था? कैंडिस अब्राहम्स उनका नाम था। 2016 में जीती थी पहली अश्वेत महिला। 2025 में दूसरी अश्वेत महिला, दक्षिण अफ्रीका की पहली है। ये बात आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किस देश में पुरुषों और ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला खेलों से बाहर रखने की घोषणा की गई है? बताइएगा फटाफट से यहाँ पे, कौन से देश की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं?
फरवरी को भी हम ऐसे ही चमका देंगे पूरा, जैसे हमने जनवरी को चमका दिया था। तो किसने ये बात करी थी? तो ये बात एक ही आदमी कर रहा था बार बार, पेट्रोल पंप, अर्थात डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि किस देश में पुरुषों ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला खेलों से अलग करने की बात यहां पर घोषणा की गई है। ये चीज आपको जो है ध्यान में रखनी है, नोट कर लीजिएगा। भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने लॉन्च किया? इंडिया फर्स्ट कैंसर जीनोम एटलस आप लोगों का जो है इंडिया का पहला कैंसर जीनोम एटलस अगर पूछा जाए तो किसने आप लोगों का यहां पे लॉन्च किया है? कैंसर जीनोम एटलस के बारे में पूछा जा रहा है, बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो कैंसर जीनोम एटलस आईआईटी दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली या आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है एटलस इंडियन इंस्टीट्यूट प्लस आईआईटी मद्रास, तो आईआईटी मद्रास आप लोगों का यहाँ पे बन जाएगा। हाल ही में कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर हो गया है? तो कौन सा देश, सॉरी कौन सा शहर नहीं, कौन सा देश। तो कौन सा देश जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से बाहर हो गया है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से बाहर होने वाला कौन सा देश आप लोगों का जो है यहाँ पे बना है? अगर उसके बारे में पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा। एक ही देश बाहर हो रहा है बार बार, एक ही देश अपने आप को सबसे अलग कर रहा है, और डेट इज अमेरिका। कौन है? अमेरिका। फरवरी में सबसे ज्यादा ये चीजें आप लोगों की हुई थी। गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की है? तो कौन है उस समिति की अध्यक्ष? अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कौन है उस समिति के अध्यक्ष, अभी मैंने आपको बताया था। अच्छा पहले मुझे बताओ कि रिवीजन ठीक हो रहा है आप लोगों का? यहाँ पे फरवरी के क्वेश्चंस हैं, सही लग रहे हैं, सारी चीजें बढ़िया तरीके से हो रही हैं, ठीक है, कोई परेशानी किसी तरह की? रिवीजन हो रहा है, रिकॉल हो रही है चीजें। अच्छा जो नए साथी हैं उनको भी चीजें देखो थोड़ी और पढ़नी पड़ेंगी, एक दो बार थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं मंथली आप लोगों को ये पूरा करवा रहा हूं, तो पहले मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो कि हाँ सर सही चल रहा है। 50 क्वेश्चन हो गए हैं आज के, 30 क्वेश्चन और हैं अभी, उनको भी फटाफट से हम लोग जो है देख लेते हैं, ठीक है। तो रंजना देसाई है, तो क्वेश्चंस जो है ज्यादा 80 80 80 तीनों दिन भी करवाऊंगा तो 240 250 क्वेश्चन हो जाएंगे फरवरी के, जो कि मोर देन इनफ है हमारे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। चलिएगा दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो साउथ हेमिस्फीयर के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन जो है वो किस देश में किया गया है बताइएगा? साउथ हेमिस्फीयर के, ठीक है। चलो जी, देखो आपको पढ़ना जरूरी है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं कोई गुट्टी दे दूं और वहां पे हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली जल्दी से बताइएगा, तो स्वामी नारायण मंदिर आप लोगों का कहां पे? जोहानसबर्ग में। जोहानसबर्ग मतलब साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग में ये मंदिर आप लोगों का जो है ओपन किया गया है। पूर्वोत्तर का एकमात्र ग्रीन रेटेड स्कूल कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एकमात्र ग्रीन रेटेड स्कूल कौन सा है बता दीजिएगा। ग्रीन रेटेड स्कूल आप लोगों का जो है वो पूछा जा रहा है, कहां का पूछा जा रहा है? पूर्वोत्तर का। तो पूर्वोत्तर का ग्रीन रेटेड स्कूल आप लोगों का जो है पूछा जा रहा है, जल्दी से बता दो फटाफट से यहाँ पे। तो अगर आपसे पूछा जाए तो कहां पर है? तो जवाहर नवोदय विद्यालय, नामची पीएम श्री सरकारी स्कूल सिक्किम, या फिर केंद्रीय विद्यालय मणिपुर, या शिलोंग पब्लिक स्कूल मेघालय। तो जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये बिल्कुल सही आंसर है नामची में। नामची पीएम श्री सरकारी स्कूल जो हमारा सिक्किम है, तो ये हमारा ग्रीन रेटेड है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर का पहला है। चलो जी आगे चलेंगे। भारत रंग महोत्सव का पहली बार आयोजन कौन सा देश करेगा? भारत रंग महोत्सव, भारत रंग महोत्सव का आयोजन कौन सी कंट्री पहली बार कर रही है? भारत रंग महोत्सव, आंसर करिएगा। चलो जी आंसर 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 पहला अगर मैं बात करूंगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, तो पहली बार आप लोगों का जो है श्रीलंका ने किया है, हालांकि उसके बाद नेपाल ने भी किया है, लेकिन यहां पर आंसर श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका जो है वो पहला है आप लोगों का, ठीक है। डैश डैश और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एग्री हब लॉन्च करने के लिए किस संस्थान से सहायता ली है बताइएगा? तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एग्रीकल्चर हब को लॉन्च करने के लिए किस संस्थान की सहायता ली है? एग्रीकल्चर हब लॉन्च करना है, कौन से संस्थान से यहां पर उन्होंने, अगर मैं बात करूंगा, सहायता ली है? सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसके पास है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसके पास है मंत्रालय हमारा? तो अश्वनी वैष्णव के पास है, याद रखिएगा। और इसमें आ जाता है आईआईटी इंदौर। क्या आ जाता है? आईआईटी इंदौर। 8वें ग्लोबल बंगाल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? 8वें अगर आपसे पूछा जाएगा ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट, तो बंगाल बिजनेस समिट आप लोगों की 8वें नंबर की थी। उद्घाटन करने वाली या करने वाले का नाम बता दो फटाफट से, यहाँ पे कौन है? चलो जी, उद्घाटन करने वाली और उद्घाटन करने वाले, तो ये हमारा बन जाएगा ममता बनर्जी। क्या बन जाएगा? ममता बनर्जी। हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने कहा भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग आईटीईसी दिवस मनाया है, बताओगे? तो इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये आप लोगों का मनाया गया है। कहां पर मनाया गया है इसके बारे में बात करिएगा, कहां पर आप लोगों का जो है ये मनाया गया है? अगर इसके बारे में पूछूं तो श्रीलंका है, म्यांमार है, कंबोडिया है, मलेशिया है। तो इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डे आप लोगों का कहां मनाया गया है? जल्दी से बता दो फटाफट से, इसमें मैं देखना चाह रहा हूं आप लोगों के आंसर
कि आप लोगों का आंसर जो है वो क्या बन रहा है। चलो जी, तो यहाँ पर आंसर जो बन रहा है डेट इज, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। देखो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। जब ये बात कहाँ की हो रही है, फरवरी की हो रही है। मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं आपको देखना चाह रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो किस तरह से करना चाह रहे हैं। तो आप में से बहुत से बच्चे म्यांमार बता रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे पता है थोड़ा सा किन का आंसर देख रहा हूँ, क्योंकि एक दो बच्चे ने तुनिसिया भी लिखा है, और जबकि तुनिसिया हमारा ऑप्शन में नहीं है। तुनिसिया हमारा जो है वो ऑप्शन के अंदर नहीं है। तो जब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का, देखो तुनिसिया ऑप्शन में नहीं है, तुनिसिया में जो हुआ था वो मार्च में हुआ था, यहां पर जो हुआ था वो फरवरी में हुआ था आप लोगों का। ठीक है, ये बात समझ रहे हो। देखो एक दो बच्चे ने यहाँ पे रिप्लाई किया है तुनिसिया को लेकर के, तो तुनिसिया हमारा जो है वो बेसिकली है नहीं है ऑप्शन में, क्योंकि तुनिसिया में मार्च में हुआ था। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम फरवरी की बात कर रहे हैं। और फरवरी में आप लोगों का कहां मनाया गया था, तो ना तो कंबोडिया है, ना आप लोगों का मलेशिया है, ना म्यांमार है, श्रीलंका है। मार्च होता, ऑप्शन में तुनिसिया होता, तो तुनिसिया भी हम ऑप्शन में लगाते। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नोएडा में चिप डिजाइन में निल्ट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है भाई, निल्ट एक्सीलेंस सेंटर। ठीक है, तो चलिएगा, निल्ट एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन आप लोगों का किसने किया है अगर पूछा जाए तो, निल्ट का। तो निल्ट आप लोगों का जो है कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है, हैदराबाद में। और किसने किया है जल्दी बता दो एक बार, किसने किया है जल्दी से बता दो फटाफट से, यहां पर क्या हो जाएगा आंसर आंसर आंसर। चलिएगा, तो बेसिकली जो हमारा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसके अंडर ही आता है। उसके मंत्री कौन है, तो उसके मंत्री आप लोगों के अगर मैं बात करूंगा तो अश्वनी वैष्णव है, लेकिन सचिव ने किया था। अब सचिव कौन है, एस कृष्णन। तो सचिव कौन है, एस कृष्णन। ये चीज आपको जो है ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि नोएडा में चिप, सॉरी मैं हैदराबाद बोल गया था, नोएडा में चिप जो निल्ट उत्कृष्टता केंद्र है उसका उद्घाटन एस कृष्णन ने किया है। हाल ही में रूस ने किस देश में अपनी ऑर्सेनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय लिया है, बताइएगा। तो ऑर्सेनिक मिसाइल प्रणाली रूस ने आप लोगों का जो है कहां पर करने का निर्णय लिया है, बताइएगा फटाफट से। ऑर्सेनिक, अगर मैं ऑर्सेनिक के बारे में पूछने लगूं तो ऑर्सेनिक आप लोगों का जो है कहां पे, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो बेसिकली रसिया का युद्ध किससे है, तो बेलारूस से। तो बेलारूस बॉर्डर पर अपनी ऑर्सेनिक मिसाइल प्रणाली को तैनात कर दिया है। हाइब्रिड मोड में वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ किसने किया, तो वाटर एड यात्रा का शुभारंभ जो किया है वो किसने किया है अगर पूछा जाए तो। वाटर एड जो यात्रा है उसका शुभारंभ किसने किया है, वाटर शेड यात्रा, सॉरी। ठीक है, जल्दी बताइएगा किसने शुरू किया है वाटर शेड यात्रा हाइब्रिड मोड में आप लोगों का। आप लोगों के तोते से उड़ गए फरवरी के करंट अफेयर पे हैं, फरवरी के करंट अफेयर पे तोते से उड़ गए हैं, तोते नहीं उड़ाने हैं। शिवराज सिंह चौहान है, चलिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर है हमारे, कौन है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा संसद योजना 2.0 शुरू की है, तो नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम 2.0 शुरू की है। किसने शुरू की है बताइएगा, किसने शुरू की है आप लोगों की अगर पूछा जाएगा तो। ठीक है, किसने शुरू की है बताते चलिएगा। चलो जी, जल्दी बताते चलिएगा। तो यहां पर संसदीय कार्य मंत्री हैं, या फिर होम मिनिस्टर हैं, यूथ एंड अफेयर हैं, स्पोर्ट्स मतलब, या फिर हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो यहां पर मैं आपको आंसर बता दूं कि जो हमारे राष्ट्रीय युवा संसद योजना है इसको पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू ने शुरू की है। ठीक है, चलिए, बजट 2025-26 के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कितना आवंटन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बजट 2025-26 में शिक्षा के क्षेत्र में कितना आवंटन है आप लोगों का, शिक्षा के क्षेत्र में कितना आवंटन है, शिक्षा के क्षेत्र में कितना आवंटन है अगर पूछा जाए तो, शिक्षा के क्षेत्र में कितना आवंटन है अगर पूछेंगे तो बताइएगा। एजुकेशन में कितना आवंटन है, आंसर कर दीजिएगा फटाफट से। यहां पे सर स्पीड थोड़ी कम करिए दोस्त, ये क्वेश्चन में पहले कई बार पढ़ा चुका हूं। अगर स्पीड कम करूंगा तो इतने क्वेश्चन है पूरे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मैनेज करने की जरूरत है, मुझे मैनेज मत करो मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा, तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा आंसर बनेगा 1,28,650 करोड़। और स्पीड इतनी ज्यादा तेज नहीं है, तुम्हारे दिमाग का खेल है बस। मैं क्वेश्चन को 4 बार पढ़ता हूं कम से कम, और तुम्हें लगता है स्पीड तेज है? चलिएगा, 1,28,650 करोड़। चलो जी, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान किस शहर में है, आंसर करिएगा। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान किस शहर में है, अगर शहर का नाम पूछा जाए तो बताइएगा। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान जो है वो किस शहर में है। ठीक है, चलिएगा, आंसर करिएगा कहां पर है, तो जयपुर में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, गांधीनगर में। तो आंसर बनेगा हैदराबाद। चलो जी, आगे बढ़ जाइएगा। बजट 2025-26 में शिपिंग इंडस्ट्री, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और कोस्टल डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए सरकार ने किस फंड को स्थापित करने की घोषणा की है, बताओगे तो जल्दी से बताएं। बजट 2025-26 में शिपिंग इंडस्ट्री,
पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और कोस्टल डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए सरकार ने किस फंड को स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस फंड को स्थापित करने की घोषणा यहां पे सरकार कर चुकी है? तो क्या वो हिंद महासागर कोष होगा? नहीं होगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कोष होगा? नहीं होगा। ब्लू इकोनॉमी होगा? नहीं होगा। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड होगा। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड होगा। कौन सा? मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड होगा। बजट 2025-26 में 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए की आय के बीच आयकर स्लैब की नई दर क्या है? तो आयकर स्लैब की नई दर बता दीजिएगा फटाफट से। 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए के बीच में आयकर स्लैब की नई दर आप लोगों को बतानी है, नया आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो कितनी है जब से बताइएगा फटाफट से यहाँ पे अगर आंसर करें। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे फटाफट से यहाँ पे। बजट 2025-26 से 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए की आय के बीच आयकर स्लैब के लिए कर की दर आप लोगों की जो है वो क्या है? जल्दी से बता दो फटाफट से यहाँ पे। देखो यहाँ पे कर की दर जो है वो 5% है, लेकिन उसका रिपेड मिल जाएगा, तो 12 लाख रुपए तक नहीं लगेगा, तो वो रिपेड मिल जाएगी। लेकिन दर जो बजट में मेंशन थी वो 5% थी। 8 लाख से 12 लाख तक अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो वो 10% थी, 8 से 12। लेकिन 5% का क्या हो जाएगा? रिपेड मिल जाएगा, तो वो 0 हो जाएगी। बट स्लैब आपको वो 5 वाली में रखी गई थी, बताएगी। तो जो यूपी है हमारा, तो यूपी का 76 नंबर का जो डिस्ट्रिक्ट हमारा बन रहा है उसका नाम किसके नाम पर रखा जा रहा है? तो राम मनोहर नगर रखा जाएगा, कल्याण सिंह नगर होगा, राजा महेंद्र नगर होगा या अटल बिहारी नगर होगा? इस पर आप लोगों का क्या कहना है? क्या आप इस पर कहेंगे? तो जैसा कि आपको पता है कि जो 76वें जिले की बात हो रही है यूपी में, तो वो आपका कल्याण सिंह नगर। कल्याण सिंह जो है वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनका भी 2-3 साल पहले निधन भी हो गया था। तो 76 नंबर का जो जिला है आप लोगों का वो कल्याण सिंह नगर के नाम पर होगा। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये जो जिला हमारा नया बनेगा तो कौन से जिलों को काट करके बनाया जाएगा, तो ये जिला हमारा प्यारे साथियों एक तो अलीगढ़ का कुछ एरिया ले लेगा और एक एरिया आप लोगों का कहां का ले लेगा? बुलंदशहर का। कहां का ले लेगा? बुलंदशहर का। तो जो अपना बुलंदशहर है और जो अपना प्यारे साथियों आपका क्या कहते हैं अलीगढ़ है, वहां का ये कुछ एरिया वहां की तहसीलों को काटेगा। और जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये आप लोगों का आ जाएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा आप सभी लोगों से, तो जब आप इसे देखते हैं तो ये हमारा यहाँ पर दिखता है आपको बुलंदशहर। ठीक है, तो यूपी के जो जिले हैं, यूपी में अगर हम बात करें बुलंदशहर, और यहाँ पर प्यारे साथियों अलीगढ़ है, तो यहाँ से कुछ एरिया को 2 तहसीलों को 3 तहसीलों को मिला करके ये जिला आपका बनाया जाएगा। अब जब हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी का सबसे पूर्वी जिला अगर पूछा जाए, यूपी का सबसे उत्तरी जिला अगर पूछा जाए, यूपी का सबसे दक्षिणी जिला पूछा जाए और यूपी का सबसे पश्चिमी जिला पूछा जाए, मतलब ईस्टर्न मोस्ट अगर पूछा जाएगा, तो फिर आपका आंसर आएगा बलिया। फिर आपका आंसर क्या आएगा? बलिया है। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि साउथ में, तो सबसे ज्यादा साउथ में जो यूपी का अगर हम जिले की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ललितपुर दिखता है, लेकिन नीचे तक जाओगे तो सोनभद्र आपको थोड़ा सा ज्यादा आप लोगों को दिखाई देगा। अगर मैं वेस्ट में जाऊंगा तो वेस्ट में इधर जब आप देखोगे तो सबसे ज्यादा वेस्ट में आपको मिलता है शामली। क्या मिलता है? शामली। और सबसे ज्यादा नॉर्थ में जाओगे तो फिर आपको मिलता है सहारनपुर। कौन सा मिलता है? सहारनपुर मिलता है। ये जो ललितपुर जिला है ये 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और जो सोनभद्र है वो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से, सारी चीजों को इंपोर्टेंट समझ के चलिएगा। छठी सेमीकंडक्टर यूनिट से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? विच स्टेटमेंट इज क्या कहते हैं रिगार्डिंग द 6th सेमीकंडक्टर यूनिट इज ट्रू? तो इनमें से कौन सी हमारी जो है स्टेटमेंट ट्रू होने वाली है? और अगर हम इसको देखें तो ये हमारा जो है 6th सेमीकंडक्टर यूनिट के रेस्पेक्ट में हमारी बात यहां पर हो रही है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले यह भारत की SCL और ताइवान की फॉक्सकॉन का एक संयुक्त उपक्रम है। तो जब सबसे पहले बात किसकी हो रही है? छठी सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने की बात हो रही है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 6th हमारी सेमीकंडक्टर यूनिट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा था कि हम 2025 तक भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। अगर आपसे ये पूछने लगे कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाने वाला, सेमीकंडक्टर नीति लाने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाने वाला पहला राज्य था गुजरात। सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लाने वाला जो पहला राज्य था वो था हमारा गुजरात। उसी क्रम में हमारी सेमीकंडक्टर यूनिट लगाई जा रही है और उसी क्रम में ये 6th नंबर की है। तो अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं, चिप की मैं बात करूं, तो सबसे बड़ी कंपनी है फॉक्सकॉन।
चिप की सबसे बड़ी कंपनी है फॉक्सकॉन। ये फॉक्सकॉन प्यारे साथियों कहां की कंपनी है? तो चाइना का जो फूफा है ताइवान, तो ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन और एचसीएल के साथ मिलकर के ये लगा रहा है। मतलब हमारी जो स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल पूरी तरह से सही है। तो यहां पर हमारा अगर मैं बात करूंगा तो ये कट जाएगा 1 और 2 को चेक कर लेते हैं। यह यूनिट उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लगाई जा रही है। दिस यूनिट इज बीइंग सेटअप इन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। यहां पर यह गलत हो जाएगा क्योंकि बात कहां की होगी? बात ग्रेटर नोएडा या नोएडा भी लिखा होता तो चल जाता। तो ये कहां पे लगेगी? नोएडा में लग रही है, तो इसीलिए हमारा दूसरा गलत है। तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर बनेगा ए ऑप्शन। आंसर बनेगा ए ऑप्शन। कहां पर लगाई जा रही है? ये लगाई जा रही है ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, तो गाजियाबाद में नहीं लगाई जा रही, ग्रेटर नोएडा में लगाई जा रही है। एचसीएल के साथ फॉक्सकॉन का ये ज्वाइंट वेंचर होगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो सेकंड नंबर आपका नहीं होगा। ये मैंने आपको डेली करंट अफेयर में भी पढ़ाया है, जहां पर आपको सारी चीजें। अब ये करंट अफेयर अगर यूपी के बाहर पूछा जाएगा तो ऐसे पूछ लेंगे कि छठी सेमीकंडक्टर यूनिट जो है वो कहां लगाई जा रही है? नई दिल्ली में, गुरुग्राम में, ग्रेटर नोएडा में, बेंगलुरु में। तो इस तरह का ऑप्शन भी आपको बन सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ओनली 1 यहां पर आपको देखने को मिला है। चलिएगा, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 पर कि राष्ट्रपति के रूप में किसके हस्ताक्षर लिए गए थे? अभी नवंबर में ही अगर हम बात करेंगे तो जब हम बात करते हैं तो हमारी बात आती है 9 नवंबर को। देखो इस क्वेश्चन को हम क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे करंट अफेयर से रिलेट कर रहे हैं या एग्जामिनर किस तरह से रिलेट करता है। तो 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ था? आप लोगों का उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ था, क्योंकि यहां हमने उत्तराखंड को अलग कर दिया था। और उत्तराखंड में हमने कितने जिले? 13 जिले यहां पर बना करके उत्तराखंड को हमने अलग कर दिया था। यही है, नवंबर का महीना चल रहा है इसलिए ये चर्चा का विषय है। तो हु साइंड द उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 एज ए प्रेसिडेंट? तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? के आर नारायण। कौन थे दोस्तों? के आर नारायण उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। हमने उत्तराखंड को अलग किया था, 13 जिले बनाकर के हमने अलग किया था। उत्तराखंड के इस बार 25 साल आपके हो चुके हैं। उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं, एक देहरादून है और दूसरी गैरसैंण है, याद रख लीजिएगा। जब हम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सभी लोग जानते हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है हमारा, उसके बारे में सभी लोग जानते हैं। तो ये कब बना था? ये बना था 1953 में बना था। 29 दिसंबर 1953 में बना था। 3 इसके मेंबर थे और तीनों मेंबर में किसका नाम आता है? एक नाम आता है फजल अली, क्योंकि फजल अली इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इसको फजल अली आयोग भी बोला जाता है। एक प्यारे साथियों कुंजरू साहब थे और एक पणिकर साहब थे। तो 3 लोग थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी प्यारे साथियों 1955 में केंद्र सरकार को इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और इन्होंने कहा कि भारत को जो है 16 राज्य और 3 यूटी में बदल दिया जाए, कि भारत के अंदर 16 राज्यों को पुनर्गठित किया जाए और 3 यूटी हमारी बनाई जाए, यूनियन टेरिटरी बनाई जाए। सरकार ने इनकी बातों को माना और फिर 1 नवंबर 1956 को सरकार ने क्या कर दिया? इसको लागू कर दिया। लेकिन सरकार ने इसमें थोड़ा सा फेरबदल कर दिया था, जहां पे सरकार ने 14 राज्य और 6 यूटी बनाने का निर्णय लिया था। और ये हमारे संविधान संशोधन में 7वां संविधान संशोधन 7th नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तौर पर जाना जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कुछ राज्य बनते चले गए। जैसे अगर मैं बात करूंगा यहां पर, तो उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपका 2000 में, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हमने उत्तराखंड को अलग किया। वैसे ही 2000 में हमने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया था और वैसे ही 2000 में हमने बिहार से झारखंड को अलग किया था। तो ये सारी चीजें 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया था। करंट में भारत में 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी है। ये बात आपको यहाँ पे क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। तो यहां से चीजें आप लोगों की जो है बन सकती है, यहां से चीजें निकल करके आएंगी। करंट और जीके को मिलाकर के चलोगे तो अच्छा क्वेश्चन कर पाओगे। हाल ही में एक नई इको टूरिज्म पहल बफर में सफर योजना की शुरुआत प्यारे साथियों किसने की है? बफर में सफर योजना जल्दी से बताइएगा। बफर में सफर योजना अगर हम यहां पे बात करेंगे तो ये किसने आप लोगों की पहल को शुरू किया है? ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से बात करें फटाफट से यहां पर एक तो आंसर करिएगा। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो देखो क्या होता है, अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो जितने भी हमारे बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, जितने भी हमारे टाइगर रिजर्व होते हैं, जितने भी हमारे क्या कहते हैं, अगर मैं बात करूंगा तो बेसिकली नेशनल पार्क होते हैं, तो हमने उसको 3 जोनों में बांटा होता है। देखो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ना कोई भी चीज रटनी नहीं है, मैं बता रहा हूं। अगर आप रटोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, चीजें भूल जाओगे। रटोगे नहीं तो फिर क्या होगा? चीजें समझ में आएंगी, कभी भूलोगे नहीं, पढ़ने में भी मजा आएगा। तो देखो यहां पर समझिएगा, मैं देखो बता के निकल सकता था कि बफर में सफर योजना जो है वो उत्तर प्रदेश की है, लेकिन जब तक विद्यार्थी को यह समझ में ना आए कि बफर योजना है क्या, ये क्या हो रहा है इसके अंदर, तो फिर कैसे काम चलेगा। अब जैसे मैंने कोई भी आपका वन्य जीव अभ्यारण्य कह लीजिएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह लीजिएगा, नेशनल पार्क कह लीजिएगा, टाइगर रिजर्व कह लीजिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व कह लीजिएगा, तो वो बेसिकली हमारा 3 जोनों में बटा होता है। एक जोन हमारा ये होता है कोर, जो बिल्कुल बीच में जोन है ना, तो ये हमारा कोर जोन है।
और प्यारे साथियों, ये वो जोन है जहां पे आम जनता रह रही होती है, जहां पे आम लोग रह रहे होते हैं, जीवन यापन कर रहे होते हैं, मतलब यहाँ मकान भी है, दुकान भी है, सारी चीजें भी हैं। अब ध्यान में रखिएगा कि इस जो ये वाला इलाका है, जो ये वाला इलाका है, इसके बीच में और जो कोर कोर में क्या है, प्योर जानवर, जैसे कोई टाइगर रिजर्व है तो प्योर टाइगर वहां पे रहते हैं, मतलब टाइगर वहां पे रहते हैं, वहां पे आना जाना मना है, वहां पे कोई जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, वही सारी चीजें, क्योंकि भैया वो टाइगरों का एरिया है, डेंजर एरिया है। तो उसके बीच का जो जोन है, तो यहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, कैसा टूरिज्म, इको फ्रेंडली टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए यहां पर प्यारे साथियों ये बफर में सफर, मतलब ये एरिया जो है ये बफर एरिया कहलाता है, क्योंकि दोनों के बीच में है। जैसे मैंने कहा था कि नेपाल जो है वो चाइना और भारत के बीच में है, तो नेपाल को हम बफर स्टेट बोल देते हैं। तो ऐसे ही ये वाला एरिया कोर और जहां पे आबादी रहती है उसके बीच में है, लोग यहां पे घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। तो इसी को ध्यान में रख करके हमारा जो है बफर में सफर योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि कहीं भी पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा, एलटी ग्रेड तो है ही है, जीडीसी, जीआईसी, आपका केवीएस, एनवीएस, डीट्रिपल भी कहीं भी पूछा जा सकता है कि बफर में सफर योजना आपकी कौन से राज्य ने शुरू की। अब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ज्यादातर इसको कहां शुरू किया गया है, तो ज्यादातर इसको जो शुरू किया गया है यूपी के पीलीभीत में, और आप लोगों के क्या कहते हैं, दुधवा नेशनल पार्क आप लोगों का लखीमपुर खीरी, तो लखीमपुर खीरी में इसको आप लोगों का स्टार्ट किया गया है। तो पीलीभीत में और लखीमपुर खीरी में स्पेसिफिक अगर पूछेगा तो फिर यहां पर भी आप इन चीजों को आंसर बना सकते हैं, ध्यान में रखिए। ठीक है ना। अगर सर टाइगर ने खा लिया तो क्या होगा, टाइगर यहां रहते हैं, इस कोर एरिया में रहते हैं, ठीक है ना, और अगर टाइगर ने खा लिया तो उसका पेट भर जाएगा, बस यही होगा, ठीक है। तो यहां पर पूरे बंदोबस्त वैसे होते हैं कि टाइगर ना खा पाए, लेकिन फिर भी टाइगर ने खा लिया तो उसका नाश्ता पानी हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं फटाफट से यहां पर। तो ये चीज आपको जो है थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। तो बफर में सफर कहां का हो जाएगा, बफर में सफर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क अभियान जो है, सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया था। कब शुरू किया था, तो बताइएगा। नो हेलमेट नो फ्यूल रोड सेफ्टी अभियान आप लोगों का जो है, अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। चलिएगा आगे करें फटाफट यहां पर। तो कब शुरू किया था, नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो बेसिकली जब हम यहां पे बात करेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक आप लोगों का चला था। तो 1 सितंबर को शुरू हुआ, 30 सितंबर। नो हेलमेट नो फ्यूल, आप फ्यूल भरवाने जाओगे आपके पास हेलमेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो केवल कुछ दिनों के लिए दिखावा मात्र था, उसके बाद सारी चीजें जो है नॉर्मल हो गई है। तो पेट्रोल पंप पे फ्यूल नहीं मिलेगा, उसके बारे में बात हो रही थी, ठीक है। चलिएगा, उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, विचार करिएगा। तो इसका इंग्लिश वर्जन आगे लिखा हुआ है क्योंकि हिंदी बड़ी बड़ी हो रही थी। तो बात किसकी हो रही है, बात हो रही है प्रोत्साहन नीति की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2025। तो हमारी जो एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है, निर्यात प्रोत्साहन नीति है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यह नीति वर्ष 2030 तक प्रभावी रहेगी। मतलब ये जो नीति है हमारी, तो क्या ये 2030 तक आप लोगों की मतलब जो है इफेक्टिव रहेगी, क्या 2030 तक चलेगी, या 2035 तक चलेगी, या 2028 में खत्म हो जाएगी, या 2027 तक चलेगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखिएगा। इस निर्यात प्रोत्साहन नीति में डिजिटल तकनीक, बुनियाद विकास, वित्तीय
वित्तीय सहायता, निर्माण ऋण बीमा और बाजार विस्तार और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आप लोगों का जो है सही है, ये चीज आप लोगों को जो है ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसके बारे में। तो क्या कहना है आप लोगों का? तो आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं बहुत 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 बहुत, तो बहुत, अब ये पता नहीं कि बहुत कह तो बहुत रहे हैं, बट वो तुक्का मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं, चलिएगा। उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2 सितंबर को कैबिनेट की मंजूरी मिलती है। 2 सितंबर 2025 को कब मिलती है कैबिनेट की मंजूरी? ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि मंजूरी जो मिलती है वो 2 सितंबर 2025 को मिलती है। 2030 तक प्रभावी रहेगी, ये बात हमारी सही है, बिल्कुल सही है। इसका जो इफेक्टिव रहेगी तो 5 सालों के लिए 2025 से 2030, याद रखेंगे, नोट कर लीजिएगा। अब इसमें क्या करना है, टारगेट क्या है? तो जितने भी हमारे निर्यातक हैं, जितने भी हमारे एक्सपोर्टर हैं, अभी करंट में जो भी हमारे एक्सपोर्टर हैं, XYZ कितने भी मान लो, जैसे मैं एग्जांपल मान लेता हूं कि अभी हमारे एक्सपोर्टर जो हैं वो 100 हैं, तो हमारे एक्सपोर्टरों की संख्या में 50% का इंक्रीज करना है और 150 तक हमें एक्सपोर्टर को ले जाना है। मतलब इस 5 साल में अपने निर्यातकों को बढ़ाना है, अपने एक्सपोर्टरों को बढ़ाना है, और कितना बढ़ाना है? 50%। तो हो सकता है जब एग्जामिनर आपसे एग्जाम पूछे तो ये 50% वाली बात भी स्टेटमेंट में डाल दे कि इसका लक्ष्य आने वाले 5 सालों में 50% तक निर्यातकों की संख्या को बढ़ाना है, याद रख लीजिएगा। अगर हम उसको इन टर्म ऑफ पैसे में बात करें, मॉनेटरी में बात करें, तो जब भी आपसे मॉनेटरी में बात होगी तो आप इसको ये मान के चलिएगा कि 50 अरब डॉलर, कितना प्यारे साथियों? 50 अरब डॉलर, मतलब 50 अगर हम बात करें तो अगर पैसों में बात होगी तो कितना होगा आप लोगों का? 50 अरब डॉलर के बारे में यहां पे बात हो रही होगी, ध्यान में रखिएगा। अरे अरब, अरब को इंग्लिश में बिलियन बोलते हैं मेरे भाई, अरब को बोलते हैं बिलियन। तो 50 बिलियन डॉलर की हमें जो है यहां पर अगर पैसों के टर्म में बात करें, ये कब तक की बात हो रही है? ये 2030 तक की बात हो रही है, ठीक है। दूसरी बात सही है ही, इस निर्यात प्रोत्साहन नीति में डिजिटल तकनीक, बुनियादी विकास, वित्तीय सहायता, निर्माण ऋण बीमा, बाजार विस्तार, ये सभी शामिल होंगे। तो ये, इसके लिए मैंने 4-5 बातें आपको बता दी हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो क्लियर हो रही है? चलिएगा, समझ आ रही है मेरी बात आपको? बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। देखो मैं कभी भी ना रैपिड फायर में विश्वास नहीं करता, मैं रैपिड फायर में विश्वास तब करता हूं जब आपने पढ़ लिया हो, ठीक है। तो अब आपने जब कोई चीज पहली बार आप पढ़ रहे हो तो उसमें क्या होगा कि वो रैपिड फायर नहीं होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। वो सिर्फ टाइम पास की एक तकनीक है, बच्चों को बेवकूफ बनाने की एक जरिया है कि हाँ आज तुम्हारे 200 सवाल हो गए 2 घंटे में, आज तुम्हारे 1 घंटे में 150 सवाल हो गए, उससे कुछ हासिल नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ो, समझ करके पढ़ो, ठीक। चलिएगा आगे चलते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर 3 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा डॉल्फिन है? तो मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, डेली वाले करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले यहां पर 2 बातें हम देखेंगे। विश्व वन्य जीव दिवस मतलब हमारा जो बात कर रहे हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये दिन 3 मार्च को आता है, पेपर में पूछा जाता है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि ये वीक कब आता है, तो ये वीक हमारा आता है 2 से 8 अक्टूबर को। समझ में आ गया? वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर। वन्य जीव दिवस आप लोगों का 3 मार्च को किया था। क्या किया था? डॉल्फिन सेंसस जारी किया था, जिसमें 2 तरह की डॉल्फिन के बारे में बात की थी। एक गंगा डॉल्फिन के बारे में बात की थी, एक सिंधु डॉल्फिन के बारे में बात की थी। तो उसमें यही पूछा जा रहा है कि डॉल्फिन सबसे ज्यादा किस राज्य में पाई गई थी। चलिएगा, तो मैं पहले थोड़ा सा बेसिक्स पे आ जाऊं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि टोटल हमारी जो डॉल्फिन थी, टोटल हमारी जो डॉल्फिन थी वो 6327 मिली थी। कितनी मिली थी? 6327। यही डॉल्फिन हमारी मिली थी, जिसमें मैंने कहा था कि 6324 गंगा डॉल्फिन है और 3 हमें सिंधु डॉल्फिन के बारे में बात हुई थी। और ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया भी था कि सबसे ज्यादा जो डॉल्फिन हमें मिली थी वो उत्तर प्रदेश में मिली थी। भाई उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का अच्छा खासा विस्तार है और गंगा डॉल्फिन की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे गंगा डॉल्फिन की संख्या थी 2397। ये संख्या भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए बिहार के लिए। अभी जैसे यूपी के लिए है तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि यूपी में आप लोगों का जो है कितनी डॉल्फिन थी। अब ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार में कितनी डॉल्फिन थी। तो बिहार में डॉल्फिनों की संख्या 2220 पाई गई थी, जो कि कौन से नंबर पे था? दूसरे नंबर पर था। ये चीज आपको जो है ध्यान में। डॉल्फिन बेसिकली कितने राज्यों की यहाँ पे जो गणना हुई थी डॉल्फिन की, वो कितने राज्यों को? तो बेसिकली 8 राज्य, 8 ऐसे राज्य जहां पे गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है और साथ में आप लोगों की सिंधु नदी है। तो इन नदियों को ध्यान में रखते हुए हमने प्यारे साथियों ये गणना की थी। अब इसमें थोड़ा सा पुराने क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर पुराना क्वेश्चन ये पूछे कि हमसे ये पूछा जाए कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब स्टार्ट हुआ था, प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब स्टार्ट हुआ था, अगर पूछूं तो मैं देखूं कितने बच्चों को पता है प्रोजेक्ट डॉल्फिन।
प्रोजेक्ट डॉल्फिन, जैसे मैं पूछता हूं प्रोजेक्ट टाइगर 1973 क्वेश्चन आता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, ऐसे ही प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ये क्वेश्चन मैचिंग में आ सकता है तुम्हें, यहां लिख देंगे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, आगे उनके ईयर लिख देंगे और कराएंगे करो मैचिंग मैचिंग। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन आपका कब आया था अगर पूछा जाएगा तो 2020 में 15 अगस्त को जब नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे 2020 में, तो उन्होंने उसमें प्रोजेक्ट डॉल्फिन का जिक्र किया था। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 है, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 है और प्रोजेक्ट टाइगर जो है आप लोगों का दैट इज 1973। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो यहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन हमारा मैं यहां पे लिख देता हूं 2020, तो वहां पे भी मैचिंग में आप लोगों को सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। चर्चा में लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम, तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम, इंग्लिश इसकी अगले पेज पर है। तो लर्निंग बाय डूइंग प्रोग्राम, लर्निंग बाय डूइंग प्रोग्राम, ठीक है ना। तो लर्निंग बाय डूइंग प्रोग्राम आप लोगों का जो है इसके अकॉर्डिंग कुछ कथन है, कुछ स्टेटमेंट है, आप उनको पढ़िएगा। पेपर ये मतलब बोर्ड आपको जो है दिख रहा होगा अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो। 14 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता सुधारने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। बताइएगा क्या सही बात है ये, अगर हम यहाँ पे बात करें तो बिल्कुल सही बात आपकी यहाँ पर है। 14 जुलाई को शुरू किया गया था। 14 जुलाई क्यों चुना था, क्योंकि 15 जुलाई को यूथ स्किल डे मनाया जाता है। मैं लिख देता हूं 15 जुलाई, 15 जुलाई, ठीक है, यूथ स्किल डे, 15 जुलाई यूथ स्किल डे, ठीक है ना, युवा कौशल दिवस। इसका उद्देश्य 6 से 8 तक के छात्रों को लकड़ी और धातु कार्य, ऊर्जा एवं पर्यावरण, कृषि एवं बागवानी तथा स्वास्थ्य एवं पोषण जैसे क्षेत्रों में व्यवहारिक प्रशिक्षण देना है। मतलब इसका जो मेन एम है वो 6 to 8 स्टूडेंट को जो वुड एंड मेटल का वर्क है हमारा, मतलब कह लीजिएगा एक तरीके से कारपेंटर, ठीक है, ऊर्जा एवं पर्यावरण, एनर्जी एंड एनवायरमेंट, कृषि बागवानी, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर तथा स्वास्थ्य हेल्थ एंड पोषण न्यूट्रिशन जैसे क्षेत्रों में व्यापारिक प्रशिक्षण देना है। तो बात इसकी ठीक है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये बनता है मेरा, देखो ये तो बहुत आसान हो गया, दोनों ठीक है, आपका आंसर हो गया। अब इसमें हम अपनी तरफ से क्या क्या एड ऑन कर सकते हैं, तो हम इसमें एड ऑन कर सकते हैं कि कितने जिलों में शुरू हुआ, कितने जिलों में शुरू हुआ। पहले शुरू में सारे जिलों में स्टार्ट नहीं होता, कुछ जिलों में स्टार्ट होता है। फिर अगर पूछे जाएंगे कितने स्कूल कवर होंगे इसमें और कितने छात्र हमारे कवर होंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब हम यहां पे बात करते हैं तो 15 जिले हमारे बनते हैं। 15 जिलों में लगभग 60 स्कूलों में ये फेज 1 में आप लोगों का स्टार्ट होगा, जिसमें 5937 लगभग 6000 छात्र शामिल होंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। तकरीबन तकरीबन एक स्कूल से 100 स्टूडेंट, ठीक है। तो 15 जिले, 60 स्कूल और ये स्टूडेंट है आप लोगों के, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा पहले चरण में। अब धीरे धीरे सरकार जब अगला चुनाव आएगी इसको बढ़ा देगी, उसके अगला चुनाव आएगी सरकार फिर बढ़ा देगी इसको। तो मतलब 10-12 साल का सरकार का काम ये हो जाएगा वोट मांगने वाला, ठीक है, होगा ज्यादा कुछ नहीं इसमें, ऐसा सभी राज्यों में होता रहता है, ठीक। तो ये 15 जिलों में आप लोगों का शुरू किया गया है, ठीक है। चलिएगा, गोमती नदी के पुनरुद्धार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गए मिशन का नाम क्या है। तो गोमती नदी के पुनरुद्धार के लिए उत्तर प्रदेश ने कौन सा मिशन शुरू किया है। अगर मैं पूछूं गोमती नदी के किनारे बसा है लखनऊ, एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है, सुल्तानपुर कौन सी नदी के किनारे बसा है, सुल्तानपुर कौन सी नदी के किनारे बसा है ये मुझे बताइएगा। यूपी का सुल्तानपुर जो है वो कौन सी नदी के किनारे बसा है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो ध्यान से समझेंगे। गंगा क्लीन मिशन ये इसका पार्ट नहीं है। गोमती हालांकि किसकी नदी है, तो गोमती गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है। यमुना एक्शन प्लान बिल्कुल भी नहीं, जल शक्ति अभियान बिल्कुल भी नहीं। गोमती रिजुविनेशन मिशन, इस मिशन का टारगेट क्या है, तो टारगेट ये है, इसका टारगेट है जो हमारा शहरी सीवेज है, जो शहरी सीवेज है हमारे, जो शहरी नाले खुले हैं उन नालों को 95% तक कम करना, ताकि इसमें वो पानी ना जाए, ठीक है। तो 95% तक शहरी सीवेज को रोकना है, ठीक है, इसका टारगेट है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा और बताएंगे सुल्तानपुर कौन सी नदी के किनारे है, ठीक है। चलो जी, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान परिषद की एक शाखा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जनपद में स्थापित की गई है। द ब्रांच ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल फॉर राइस रिसर्च हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों की जो है उसको ओपन किया गया है, जल्दी से बताएंगे फटाफट से यहाँ पे, ठीक है ना।
तो आंसर कर दो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो मैंने आपको एक और चीज बताई है, देखो जरा थोड़ा ध्यान से सुन लो यहाँ पे। अगर मैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करूं तो ये हमारा कहां पे है? ये हमारा फिलीपींस में है। ये हमारा कहां है? फिलीपींस में है। फिलीपींस मतलब मनीला में है, मतलब मनीला में है। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो हमारा कटक में है। कहां पे है? कटक में। तो बेसिकली ये जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये अपनी शाखा खोल रहा है, और दक्षिण एशिया अगर मैं बात करूंगा तो उसकी शाखा है कहां पे? बनारस में, मोदी जी के शहर में। तो ये बनारस में आप लोगों की ओपन हो रही है। आप में से कुछ बच्चे सी भी बता रहे हैं लखनऊ, लखनऊ में नहीं जाएगी, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहां है? नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहां है बताना एक बार। नेशनल शुगर